हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले भाई एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका 50 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, 4 सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। सेट 6 करेंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो में इस सेट को भी पूरे को हम कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले अगर आपने कोई सेट नहीं किए हैं तो हमने उनकी वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली आपको सब सीरीज वाइज मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आपको इनके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी अदर क्वेश्चन की कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप वो हमें ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, यानी ये इसका अवकलन करने के लिए कह रहा है बस, है ना। डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका। तो आप इसमें डी बाई डी एक्स लगा दो, बस डी बाई डी एक्स कर दो। साइन इनवर्स का क्या होता है, अगर मैं इस पूरे को एक्स ही मान करके चलूँ, बस ऐसे ही दिमाग में इसको एक्स देखो, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक्स है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये एक्स तो नहीं था, अगर ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा होगा, श्रृंखला नियम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/√1
1 माइनस ये स्क्वायर अगर मैं अंदर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e⁻²x और इसका हो जाएगा e⁻⁻x और -x का दोबारा करेंगे वो आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा -e⁻⁻x ओवर, अब देखिए यहाँ इसके जैसा मुझे एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, e में -2x किसी में भी नहीं है ऑप्शन में, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन कैसे आएगा, देखिए ये ऐसे आएगा कॉमन, e⁻²x जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये e⁻²x यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन जहाँ नहीं है उसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/e⁻²x और ये आ जाएगा माइनस में यहाँ पे 1। ठीक है ना, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे अपोन में चला गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में तो ये है ही ऊपर अपना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इसको बाहर भेजूँगा, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंगल आएगा, है ना, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर जब आएगा तो ये हो जाएगा e⁻⁻x और अंदर क्या बचेगा आपका, ये ऊपर जा करके e⁻2x हो जाएगा प्लस में और -1 हो जाएगा। ठीक है, e⁻⁻x से e⁻⁻x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो -1/√e⁻2x -1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, -1/e⁻2x -1 में, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन क्या कहता है, समाकलन x sin x, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है ना, बस डायरेक्ट आपको इसमें खंडत समाकलन लगा देना है, बाई पार्ट से हम इसको करेंगे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x हो जाएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन फॉर्मूले का x का 1 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और sin x का माइनस cos x इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है ना, ये dx प्लस c, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस के x cos x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस से sin x और ये आ जाएगा प्लस में c। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन, गया क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मापांक फलन आपके पास ये है f(x) बराबर mod x और ये मैपिंग जो इसने दी है ये दी है f सच दैट r से लेकर के पॉजिटिव r में। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव r सारे हैं। ठीक है, और r यहाँ पे पूरे हैं, सारी दुनिया के जितने नंबर हैं वो सारे इसमें हैं कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके, और इसमें सिर्फ r पॉजिटिव है, निगेटिव भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ r पॉजिटिव हमें लेने हैं। अब देखिए, अब ये कह रहा है हमारे पास फंक्शन अगर ये है f(x) बराबर mod x, तो ये पूछ रहा है तब यह होगा एक एकी, बहुएकी, अच्छादक नहीं और इनमें से कोई नहीं। ये इसमें मिसप्रिंट है, जो एक्चुअल में पेपर आया था उसमें ये अच्छादक नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो इसमें आप ऐसे ये लिख लेना। बाकी इसमें अब हम चेक करते हैं एकीकी और बहुएकी के लिए। तो देखिए इजी सा तरीका ये है इसका ऑप्शन में चेक करने के लिए, आप ये भी आर है हमारे पास, ये भी आर है, आर से आर में मैपिंग है। अब अगर मैं इसके कुछ मोटे मोटे से नंबर ले लूँ, है ना, पॉइंट में नहीं जाएंगे हम, मान लो ये 0 है, 1 है, चलो मैं 1.2 भी ले लेता हूँ, ये -1 है, -1.2 है, और भी बहुत सारे नंबर हैं इसमें, पूरा आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे तो ये पूरा आर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में तो ये आपका 0 भी नहीं आएगा, तो ये 1 होगा, इसमें 2 होगा, 1.2 भी होगा, 2.2 भी होगा, बहुत सारे नंबर और भी होंगे। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं ये जो जिस फंक्शन से है मेरे पास, अगर इस फंक्शन में मैं 0 डालता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें -1 अगर मैं डालूंगा और +1 डालूंगा, ठीक है ना, -1 अगर इसमें -1 डालूंगा और +1 डालूंगा तो दोनों की मैपिंग किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी। -1.2 डालूंगा +1.2 डालूंगा तो दोनों की किस पे जाएगी, 1.2 पे जाएगी। तो यानी दो की मैपिंग अगर 1 पे जा रही है तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, बहुएकी हो गया। एक ही की तो ये है ही नहीं, ठीक है ना, तो एक ही की तो ये वैसे भी नहीं है, तो इसका मतलब एक ही की नहीं है, तो एक ही की तो ये होगा नहीं, ये बहुएकी होगा। बहुएकी एक ऑप्शन है आपका, यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप अच्छादक के लिए चेक करेंगे, होगा, बिल्कुल है, अच्छादक भी है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कुछ कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज इसमें मिलेगी, यानी सह प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। ठीक है ना, ये 2 भी -2 से या 2 से जुड़ रहा होगा, है ना, 2 से जुड़ रहा होगा, -2 से जुड़ रहा होगा, ये 2.2 भी जुड़ रहा होगा, है ना, तो ये तो सारे जुड़ रहे होंगे इसके, तो ये अच्छादक भी है। लेकिन अच्छादक का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे ये एक तो ऑप्शन इनमें गलत होना था ना, तो ये अच्छादक नहीं था। ठीक है, यहाँ बहुएकी है ये, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घ क्वेश्चन पर। ठीक है, घ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए यह क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर एक इसने आव्यू दे रखा है 2x - y, x + 2y, और ये 2, ये 3, और यहाँ पे ये दे रखा है इसने 1 3 2 3। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा, ये कह रहा है हो तो x तथा y का मान होगा, x तथा y का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से कंपेयर करो, 2x - y पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, 2x - y = 1,
और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा x + 2y = 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 दूनी 4x - 2y = 2। अब इसको एक इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 2y कट जाएंगे, 4 और 1 5x आ जाएगा, और इक्वल्स टू 3 और 2 ये भी 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू आपकी मिलेगी 1, ठीक है ना। अब दूसरा, x की वैल्यू मैं 1 इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, 2 × 1 - y = 1, और y की वैल्यू 2 - 1 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो x भी 1 y भी 1, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इसका ये कहता है कि आपके पास 2 सदिश उसने दिए हैं और इन बीच का कोण निकालना है। तो इन दो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, इन दो सदिशों के बीच का कोण सिंपल है, आप जानते होंगे एक फार्मूला cos थीटा वाला है ना, उससे आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण और इनटू में आता है cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो cos थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा = हो जाएगा a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b ओवर वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण, ठीक है ना। a डॉट b क्या होगा आपका, देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट ये और ये का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 3 × 2 आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 × 1 आएगा, और फिर प्लस 1 × 3 आएगा, ठीक है ना। और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में आपका ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, जो i j k के मल्टीपल्स हैं इनका स्क्वायर आना है। तो 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, फिर इसी तरीके से अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका cos थीटा = 3 × 2 = 6 - 2 और प्लस 3, 6 में से 2 गए 4, 4 और 3 7, ऊपर तो आ जाएगा आपका 7, और अपॉन में 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14 और एक ये 9 और 1 ये भी सेम है, अंडर रूट 14 है ना। तो क्या हो जाएगा, 7/14 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी, ठीक है ना। या आप 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो π/3 को 60 डिग्री कहते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का क्या क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दूसरे का क्या क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सदिश इतने की द्विकोजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। सदिश हमारे पास क्या है, माना, इस सदिश को कुछ मान लेते हैं, माना दिया गया सदिश ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना। ये सदिश है। अब इस सदिश की तुलना हम किससे कर लेते हैं, इसकी तुलना वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इससे करने पर, ठीक है। या ABC से भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ABC से कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी से करने पर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो a2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -2, ठीक है ना। अब जो सदिश, किसी भी सदिश के लिए, या मैं अगर ऐसा कहूँ कि सदिश a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के लिए जो द्विकोजाएं होगी, द्विकोजाएं या कोसाइन द्विकोजाएं, वो क्या होंगी, वो होगी a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना। आप ABC भी लिख सकते हैं, a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसे ही a3 ओवर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू a1 a2 की, अब ये सारी वैल्यू a1 a2 a3 की हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर 1 है, a2 का स्क्वायर भी 1 है, और a3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, a1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4, तो 4 5 6,
तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/√6 आ जाएगा और यहाँ पर a3 की वैल्यू है -2 अपॉन में ये भी क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। बस इसकी द्विघात हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन पर कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए x का। इसने दिया है sin इनवर्स 1/2 = tan इनवर्स x, ठीक है। sin इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बस आप ये देख लीजिए। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की यानी π/6 की, है ना। और ये है आपका tan इनवर्स x। तो यहाँ से साइन हट जाएगा, बचेगा क्या π/6 = tan इनवर्स x। tan इनवर्स इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan π/6 = x। और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी tan π/6। tan π/6 यानी 6 × 18 = 30 यानी tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो x की वैल्यू 1/√3 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन आपका इसने दिया है 2 × P(a) प्रायिकता, a इवेंट की प्रायिकता और b इवेंट की प्रायिकता बराबर ये 5/13 है। और उसने दिया है P(a/b) यानी सशर्त प्रायिकता है ये 2/5। पूछ रहा है P(a)(b), ठीक है ना। अब देखिए, चलो ये पूछ रहा है P(a)(b). अब देखिए यहाँ से P(a) की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। P(a) क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसको और इसको लूँ लास्ट वाले को, तो 2 हो जाएगा 2 × P(a) बराबर 5/13। यहाँ से P(a) की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5/13, ये 2 बटे में आ जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26। और P(b) तो डायरेक्ट इसके बराबर है ही, तो यहाँ से P(b) कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 5/13, ठीक है। और ये तो इसने दे ही रखा है, हमें निकालना है P(a)(b). हम जानते हैं वी नो दैट, देखिए वी नो दैट हम जानते हैं P(a/b) क्या होता है, P(a/b) होता है P(a)(b) अपॉन P(b), ठीक है ना। तो P(a/b) की वैल्यू हमारे पास है 2/5, है ना, बराबर P(a)(b) हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ रख लो। और P(b) की वैल्यू कितनी है, P(b) की वैल्यू 5/13 है, तो 5/13 यहाँ पे रख दो। यहाँ से P(a)(b) की वैल्यू निकाल लो। P(a)(b) बराबर 2/5 में 5/13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/13 की मल्टीप्लाई होगी, 5 से 5 कैंसिल आउट होकर के क्या बचा 2/13। तो यहाँ से P(a)(b) जो आपका आया वो आया 2/13, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। P(a) की इसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हल कीजिए dy/dx बराबर 1 + x/1 - y, ये है ना। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट चर पृथक्कीकरण कर सकता हूँ, मतलब वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ, है ना, लगा सकता हूँ इसमें। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, y के एक जगह x के एक जगह, तो ये हो जाएगा 1 - y इधर आ जाएगा, dy हो गया, और 1 + x उधर चला गया, 1 + x तो वहीं पे है ही, dx इसके पास आ गया। अब दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दीजिए उठा करके, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dy लिख देंगे, पहले थोड़ा सा तो लिख दें इसमें ताकि ये थोड़ा सा हो जाए, नहीं तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है ना। 1 का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा y²/2 = 1 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x, और x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x²/2, ये हो जाएगा +c, और यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैसे तो इसने स्टार लगा रखा है इस पर, लेकिन ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, जबकि वहाँ पर भी ये कट चुका था। 2024 में इन्होंने दोबारा फिर दिया है इस तरीके का क्वेश्चन प्रवणता वाला। अब ये इन्होंने इस वजह से दिया है क्योंकि प्रवणता होती है डायरेक्ट dy/dx, dy/dx को ही प्रवणता कहते हैं। dy/dx आपके सिलेबस में है, इस वजह से इसने प्रवणता दे दी, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिए। ये y बराबर जो इसने फंक्शन दिया है 2x² - 3 cos x। अब ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले dw/2x यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इसमें भी d/dx लगा देंगे आप, ये हो जाएगा 2x² - 3 cos x, ठीक है। यहाँ से इस टर्म का अलग हो जाएगा, 2 × 2 = 4x, माइनस cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 sin x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया dy/dx, ये आपकी प्रवणता आ गई। लेकिन अब वो एक पॉइंट पर प्रवणता पूछ रहा है कि x बराबर 0 पर क्या होगी, तो ये प्रवणता आपको dy/dx को प्रवणता ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 0 को आप x बराबर 0 पर निकालनी है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, 4 × 0 + 3 × sin 0, तो ये सारा कितना आ जाएगा, ये भी 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये सारा 0, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे का क्या क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इसने दिया है आपको x की पावर y इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। अब पूछ रहा है, ये कह रहा है कि प्रूफ करो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आप डायरेक्ट, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए उसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट मत करना, उसमें आप दोनों तरफ लॉग ले लेना पहले। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log x रेस टू द पावर y, ये हो जाएगा log e रेस टू द पावर x माइनस वाई। y आगे आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाई log x, और ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई log e। अब ये जो log लगाया था हमने, ये वो था जिसका बेस e है ना। तो यहाँ पे जब बेस में e हो जाएगा और ऊपर भी e ही रखा है, यानी जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो इस पूरे का वैल्यू 1 आ जाती है, इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, ये आ जाएगा y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू में 1, तो x माइनस वाई बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, dwr2x क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ log x, और y का करेंगे dy बाई dx आएगा, ठीक है ना। दो फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, log x अलग फंक्शन है, इक्वल्स टू x का 1 हो जाएगा x की रेस्पेक्ट में, और y का हो जाएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx की जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लो। अब मैं इसको ले जाता हूँ इधर इसके पास, और बाकी को ले आऊँगा इधर। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा आपका log x dy बाई dx, और प्लस में आ गया dy बाई dx, और इधर चला गया 1 माइनस वाई ओवर x, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं dy बाई dx कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, log x प्लस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई डी बाई dx आ जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ से अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू फाइंड भी कर देता हूँ तो ये y की टर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे y बच रहा है, और y इस वाली टर्म में है नहीं, है ना। तो आपको y एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू निकालो कहीं से, यहाँ से भी निकाल सकते हैं y की वैल्यू, y इधर पहुँचा करके अगर मैं इसकी बात करूँ, y इधर जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 1 प्लस log x, है ना। क्योंकि हमें y अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बस क्या करते हैं y अपॉन, चलो देखो पहले ये देखो आप, y इधर गया, उसमें से y कॉमन ले लिया तो log x प्लस 1 बचा, और log x प्लस 1 इधर अपॉन में पहुंचा दिया आपने, क्या आ गया 1 प्लस log x, है ना, log x प्लस 1। ये x अगर यहाँ रख दूँ मैं y अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस log x आ जाएगी y की वैल्यू, है ना। y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस log x। बस ये वाली वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना। यह आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे भी ये 1 प्लस log x ही है, इसको 1 प्लस log x ही लिख लीजिए, और dy बाई dx भी है ना, इक्वल्स टू, जब एलसीएम लेंगे इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी log x, और माइनस में 1 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पूरा dy बाई dx के मल्टीप्लाई में जो है इसको डिवाइड में पहुँचा दूँ, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी है, तो नीचे इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू log x ओवर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बड़े ध्यान से करना बच्चों, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना पुट करने की, वेरिएबल चेंज करने की, बस यही है मेन, ठीक है ना। आप इसमें फिर फंसोगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ख क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का ख क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0, ये अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम वेरिएबल सेपरेबल कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, वाई वाले यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, पहले ये वाली टर्म में यहीं पे छोड़ दूंगा, ये वाली टर्म उधर माइनस में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, ठीक है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ मैं, एक्स और वाई के अलग अलग कर सकता हूँ, तो वाई वाले इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। दोनों ओर का अवकलन दोनों ओर का समाकलन करने पर, यहाँ आपको ऐसे लिखना है, और फिर अगली टर्म में आपको इनका समाकलन करना है, मैं इसी टर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको टी मानता हूँ, इसका फंक्शन का डी टी आ जाएगा, और अगर मैं इसको भी यहाँ पे कुछ दूसरा फंक्शन यू मान लेता हूँ तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आ जाएगा। तो हम लेट ही करते हैं, चलो 2 नंबर का है, कुछ तो करेंगे।
तो tan y को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इधर tan x को हम क्या मान लेते हैं, मान लिया u मान लिया, ठीक है ना। तो ये tan y का जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये क्या आएगा, sec स्क्वायर y, और इधर आ जाएगा dt बाई dy, तो वो dy मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ही। ऐसे ही tan x का जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, और इधर du अपॉन dx आएगा, वो dx मैं इधर लिख रहा हूँ पहले ही, ठीक है ना। अब देखिए tan y को मैंने t माना और इस sec स्क्वायर y dy का dt आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/t dt, ठीक है, बराबर ये माइनस में ये हो जाएगा माइनस में 1/u du, ठीक है। तो देखिए 1/t का तो log t हो जाएगा t की रिस्पेक्ट में, और 1/u का log u हो जाएगा u की रिस्पेक्ट में, और प्लस यहाँ पे मैं c भी एक ऐसा कांस्टेंट ले लूँ, है ना, log में ही, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये log u इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा log t प्लस log u और इक्वल्स टू log c, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये आपका हो गया log t मल्टीप्लाई बाई यू, log m प्लस log n, तो log m इंटू एन बराबर log c, ठीक है। और यहाँ से log अगर मैं एंटी लॉग लेकर के हटा दूँ तो ये बचेगा 2t इंटू यू बराबर c। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है आपके पास 10y, u की वैल्यू है आपके पास 10x, देखिए t की वैल्यू 10y, u की वैल्यू 10x, तो बस ये वापस रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10x और बराबर आ जाएगा c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यह क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा है, ठीक है, और ये बराबर 0 हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बस इसी को लेकर के चलते हैं, तो 0 लाना है। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए ओमेगा वाले में आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर नहीं पता तो अब से पता हो गई आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। ये इकाई का घनमूल है ओमेगा, ठीक है ना। बस आप इतना ध्यान रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसमें बना दूं तो कितना आसान हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 2 3, ये सारे इसी में जोड़ दो, ये सारे इसमें जोड़ दो, ये सारे इसमें जोड़ दो। C1 में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ करके इसमें लिखना है। अब देखो जब मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यहाँ पे आप लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इस सारणिक की बात आएगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे हो गया ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। और सारणिक की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सारणिक में किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम यानी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। हम यहाँ लिख देंगे वो बात, ठीक है ना, कि इसका मान 0 हो गया, क्यों हो गया, यहाँ पे ये रीज़न लिख देंगे, चूंकि C1 के प्रत्येक अवयव C1 का प्रत्येक अवयव 0 है, C1 का प्रत्येक अवयव 0 है, अतः सारणिक का मान भी 0 होगा, सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का गह क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कह रहा है कि P ऑफ A आपके पास P ऑफ A 0.5 है, P ऑफ B दिया है इसने आपको 0.4, और कह रहा है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। ये भी दिया है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, दिया है A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A मल्टीप्लाई बाई P ऑफ B होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन वेरीफाई करेगा ये। आगे चलते हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालिए, है ना, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, P ऑफ A मल्टीप्लाई बाई P ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 0.2, ठीक है ना, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B निकालिए। अब हम जानते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं P ऑफ A यूनियन B क्या होता है, P ऑफ A यूनियन B होता है आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सारी वैल्यूज रख दीजिए। P ऑफ A की वैल्यू 0.5 है, गिवन है, P ऑफ B की वैल्यू गिवन है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.549 माइनस 0.2, माइनस 9 में से 2 गई, कितने बचेंगे 0.7 बचेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ का क्या पार्ट देखिए बच्चों,
फोर्थ का क्या पार्ट, ये क्या कहता है आपको, ये भी वही क्वेश्चन है प्रवणता वाला, ठीक है ना। इस बिंदु पर प्रवणता निकालनी है, तो निकालेंगे प्रवणता, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मान होता है ना। तो वक्र उसने ये दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ay डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स का 3x स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब हमें किसी बिंदु पर कहा है उसने निकालने के लिए, तो डी वाई बाई जो डी एक्स है ये आपको निकालना है बिंदु ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब, यानी एक्स की वैल्यू आपको ए एम स्क्वायर रखनी है, वाई की वैल्यू ए एम क्यूब रखनी है। तो देखिए 3 इंटू ए एम स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी अपॉन 2a इंटू वाई की वैल्यू है आपका ए एम क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 3a स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर एम क्यूब। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3/2, एम 3 से एम कट गया, एक एम बचा, 3/2 एम आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर बच्चों, फोर्थ का ख क्वेश्चन जो है ये हम आपको पहले करा चुके हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये कहाँ पे है आपका 324 बीडी कोड में है, 4 का गैप पार्ट है ये, ठीक है ना बच्चों। आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, 324 बीडी 2023 में आया हुआ है ये कोड, ठीक है ना। आप डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे 2023 की प्लेलिस्ट में चले जाइए, लिंक मैंने दे रखी है, क्लिक होते ही आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। प्लेलिस्ट में 324 बीडी की 2 या 3 वीडियो होंगी, तो 2 या 3 वीडियो में से ये पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का गैप पार्ट। बच्चों 4 का गैप पार्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने करा रखा है, ये 324 बीडी कोड में ही आया हुआ है, और ये आपका 4 का गैप पार्ट है वहाँ पर, ठीक है ना। कौन सा है, 4 का गैप पार्ट, इसको भी आप वहीं से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ क्वेश्चन 4 का घ क्वेश्चन ये दे रहा है y बराबर एक्स की पावर एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो, तो हम लॉग लेकर के करेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ पर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log y और जू का तू, और x आगे आ जाएगा log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो x आ गया आगे, और ये हो गया log x। अब ये दो फंक्शन बन गए, इनका प्रोडक्ट वाला रूल लगा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dw/2x, log y का हो गया 1/y मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का हो गया 1/x प्लस सेकंड एज इट इज log x, और फर्स्ट का करेंगे यानी x का करेंगे वो हो जाएगा 1, ठीक है ना। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो y है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y हो जाएगा इंटू में 1 प्लस में, ये आ जाएगा log x आपके, ठीक है ना। अब यहाँ x y की वैल्यू रख दो बस, y की वैल्यू आपकी क्या है, x की पावर x, ये रही यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, और 1 प्लस log x, ठीक है ना। x की टर्म में आपको आंसर देना है, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवे का क्या कहता है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन सेम आपका, ये कौन सा क्वेश्चन बच्चों, एक कमाल की बात आपको मैं ये बताता हूँ कि 5 के जितने भी ये चारों क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, चारों के चारों, ठीक है ना। अब देखिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन की महत्वता समझिए कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं आपके पेपर में, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो 5वें का क्या है, ये आपको मिल जाएगा 324 AX कोड है ना, 324 AX कोड है, 9th का क्या पार्ट है ये, वहाँ पर डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ये 2023 में आया हुआ पेपर है, ठीक है ना, 2023 में आया हुआ है, उसके सेकंड या थर्ड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी है। आप 2023 के जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है ना। ख क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन भी ये आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 324 AY कोड में आया हुआ है ये, और ये है वहाँ पर छठे का ख क्वेश्चन है, ठीक है ना, AY में ये भी 2023 का ही है ना। अब चलते हैं ग क्वेश्चन पर। ग क्वेश्चन आपका ये 5 का गुणज है, ये वाला क्वेश्चन भी कई दफ़ा आया हुआ है, और ये 324 AZ में मैंने आपको करा रखा है, और ये आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5वें का ख क्वेश्चन है, ये 2023 में ही है AZ कोड भी। अब चलते हैं घ क्वेश्चन पर। ये घ क्वेश्चन तो आपका 324 AX में आया हुआ है, 324
AX कोड में है, वहाँ पे ये 5वें का क्या है, इसको आप वहीं से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये सब वहाँ से कर लेंगे, इजीली आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है आपका 324 AX कोड में ही है ये भी। सॉरी, जो ये घ है ये 324 AX में नहीं है, ये है लास्ट वाला क्वेश्चन आपका डे क्वेश्चन। ये वाला जो है ना अंगे क्वेश्चन, ये है 324 AX में 5वें का कै, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है आपका जो पीछे था यानी घ पार्ट जो था वो आपका 324 ये BC कोड में है बच्चों, सॉरी वो मुझसे गलती होगी थोड़ी सी, है ना। ये 9th का ख पार्ट है वहाँ पर, और उसका भी फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, याद रखना ये अंगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और ये घ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं छठे के कै क्वेश्चन पर। छठे का क्या, देखिए छठे में अवकल समीकरण इसने दे रखी है आपको dy/dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x, है ना। ये रेखिक अवकल समीकरण मुझे मालूम होती है, जैसा कि ये देखने में पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी तुलना किससे करूँगा, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, है ना। इससे जब हम इसकी तुलना कर देंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से p की वैल्यू निकल कर आएगी, जो y के मल्टीप्लाई में है वो p है, तो ये हो जाएगा कोट x, और जो इधर इक्वल के दूसरी साइड है वो पूरी x की टर्म है, वो पूरा q है, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। वो कैसे निकलता है, e की पावर में समाकलन p dx, ठीक है ना। तो e की पावर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट x dx, ठीक है। तो कोट x का क्या हो जाएगा, e की पावर में log बेस e, और ये आ जाएगा साइन x। बच्चों जब ऐसा दिखता है e की पावर में log e हो, तो आप इसको हटा करके जो भी log के आगे हो बस उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन x इसका, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। अब हम इसका हल निकालते हैं, ठीक है। इसका हल होगा अवकल समीकरण का y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। y और आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये साइन x आ जाएगा, और इक्वल्स टू में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है 2x है, आई एफ कितना है आपका साइन x है, ये आ जाएगा साइन x और ये dx और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है बस आपको, ये हो जाएगा y साइन x इक्वल्स टू 2 बाहर x साइन x का हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में करके आए थे इंटीग्रेशन, अगर आपको याद हो। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स, माइनस पूरा बाहर x का 1 हो जाएगा, साइन x का माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और वो माइनस में बाहर भेज दूंगा, और कोस एक्स का दोबारा फिर इंटीग्रेशन होगा, वो साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको वहाँ से अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे आ ही जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, आसान है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, और प्लस में ये c है, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा आपका y साइन x इक्वल्स टू माइनस के 2x कोस x, और प्लस में 2 साइन x, और प्लस में ये आ जाएगा c आपका, ठीक है ना। अब देखिए इसने कहा है कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 हो और x बराबर π/2 हो। जब y बराबर 0 हो, यदि x बराबर π/2 हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू π/2 रखो। जब y की वैल्यू 0 रखूंगा ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रखूंगा, कोस π/2 ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सारा 0 हो गया आपका, प्लस 2 साइन, यहाँ पे 2 साइन π/2 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर चला गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है ना। बस ये c की वैल्यू उठा करके वापस इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब ये क्या आ जाएगा आपका अभीष्ट हल, जो विशिष्ट हल होगा इसका वो है ये क्या हो जाएगा, y साइन x इक्वल्स टू माइनस 2x कोस x प्लस 2 साइन x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठे का कौन सा है, ख क्वेश्चन है ना। छठे का ख क्वेश्चन ये हमने आपको पहले करा दिया है, ये 324 BA कोड में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली इसको वहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। 5वें का गे क्वेश्चन है, ये 2023 का ही है, ये 2023 की प्लेलिस्ट में आपको 324 BA मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। थंबनेल में साफ साफ लिखा है बिल्कुल 324 BA पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, है ना। तो ये पार्ट 2 में मिलेगा आपको 5वें का गे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपडेट रहता हूँ, मैं कमेंट आपकी देख लूँगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका गया क्वेश्चन। कह रहा है कि वक्र इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र इसने दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वर्त है ना, वर्त की समीकरण है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर में ले लेता हूँ और ये माइनस 2x में ले लेता हूँ। ये ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये माइनस 2ab वाली टर्म है, और मुझे प्लस बी स्क्वायर चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, 1 स्क्वायर जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अब 1 स्क्वायर ही मुझे घटाना पड़ेगा, और ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और मैं इसमें क्या करता हूँ, माइनस 1 स्क्वायर कर देता हूँ। एक तो मैंने 1 स्क्वायर जोड़ा है, 1 स्क्वायर घटा दिया, और माइनस में 8 मेरे पास है, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये वाली जो टर्म है, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस में ये तो y है, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 8 और एक 9 हो जाएंगे माइनस के, और उधर जाकर के प्लस के 9 हो जाएंगे, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ऐसी कुछ समीकरण बन रही है ना ये, अगर मैं सही से इसको देख पा रहा हूँ तो यहाँ से ये जो समीकरण बन रही है, इसकी अगर मैं तुलना करता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो मेरे पास जो वर्ग के सेंटर है, वर्ग का जो सेंटर है या केंद्र मैं कह दूँ, केंद्र क्या होगा h के, तो h के क्या होगा, h की तुलना में यहाँ पे 1 है, और k की तुलना में यहाँ पे क्या है 0 है, और r की तुलना में यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है ना। तो एक ऐसा मुझे वर्ग बनाना पड़ेगा जिसका केंद्र 1 0 हो, जिसकी त्रिज्या r हो, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा वर्ग हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा वर्ग हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमने ऐसा वर्ग बना लिया। थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा बस मुझे पहले वो बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर है। अब ये सेंटर, ये समझो कि ये सेंटर इसका 1 0 पर है, 1,0 पर। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस लूँ, अगर मैं ये एक्स एक्सिस लूँ, तो ये 1 पे है ये बिंदु, यानी ये 0 होगा, 0,0। तो यहाँ से वाई एक्सिस जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे 1 0 पे इसका सेंटर है, ठीक है। और रेडियस इसकी कितनी है, 3 है। तो यानी रेडियस इसकी 3 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 3 यूनिट है ये, है ना, 1 2 और 3 यूनिट। तो अब अगर देखा जाए तो सेंटर से 0 से लेकर के यहाँ तक तो ये 3 यूनिट है। चलो खैर वो भी मैं छोड़ देता हूँ। अब ये देखिए, मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 2 पार्ट कर लेता हूँ सेंटर पे से, x इक्वल्स टू 1 पे से 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं इसकी, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाल दूंगा एरिया, मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक चतुर्थांश का इसके मैं निकाल देता हूँ एरिया यानी क्षेत्रफल, और उसकी 4 से गुना कर दूंगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना ये चतुर्थांश है उतना इसका ये वाला चतुर्थांश है, उतना ही ये वाला चतुर्थांश है, और उतना ही ये वाला चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये ए है और ये बी है यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ पे सी है, और इसको मैं यहाँ पे बीच में कहीं डी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कहूँगा कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर भाग या 4 गुना भाग ए बी डी सी ए का क्षेत्रफल, ए बी डी सी ए का क्षेत्रफल। समझ में आ रही है ना बात आपके। मैंने 4 से गुना कर दी, क्योंकि मैं सिर्फ एक भाग का निकाल रहा हूँ, जबकि इसमें इसके जैसे 4 भाग हैं, है ना। तो 4 से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा। अब 4 गुना क्या आएगा, लिमिट देखिए हम कहाँ से चलेंगे, 1 से लेकर के यहाँ तक चलेंगे। अब ये देखिए 3 यूनिट तो ये इसकी रेडियस है, और 1 यूनिट हम यहाँ से चले, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट 4,0 होंगे, है ना। तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, अगर मैं x की लिमिट लूँ तो 1 से लेकर के 4 तक चले हम, 1 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पे मैं y रखूंगा और dx लगा दूंगा, ठीक है ना। ये आपकी मैंने क्या किया, dx की पट्टी ले ली एक, है ना, स्ट्रिप ले ली dx की। ये dx इसकी चौड़ाई है और y इसकी लेंथ है, ऊपर वाली ये y इसकी लेंथ है। तो y इंटू डी एक्स मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 4 इंटू वाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। देखिए ये y है ना, वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब मैं इस पूरी टर्म को इधर पहुँचा देता हूँ, 3 स्क्वायर के इधर। तो ये क्या आ जाएगा, समाकलन ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट है, ठीक है ना, अगर आप सही से समझे हो तो।
यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, वाई की वैल्यू निकालो, पहले वाई स्क्वायर की निकालो, इसको उधर पहुंचा करके फिर वाई की स्क्वायर जो है वो रूट में पहुंचा दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ पे आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान करके। अब आप जानते हैं यहाँ पे लिख देना समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है वो हम इसको बताएंगे पहले। इसका समाकलन होता है आपका एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये इसका समाकलन होता है, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है ना, तो देखिए ये ए है हमारे पास और ये पूरा एक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है 3। ठीक है, लिमिट इसकी रहेगी 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है ना, यह आ जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट जब मैं रखूंगा, देखिए अपर लिमिट में रखूंगा यहाँ पे पूरे में रखूंगा इसमें पहले तो 4 में से 1 गया 3/2, लेकिन मैं 4 यहाँ पे भी रखूंगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर ये और 3 का ही स्क्वायर ये और माइनस है बीच में, तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो ये सारा ही 0 हो जाएगा प्लस। अब मैं 4 यहाँ पे रखूंगा, 4 में से 4 गया, 4 में से 1 गया 3 बचेगा और 3/3 ये सही है, ये सही हो जाएगा, 3 स्क्वायर बटे 2 ये बचेगा साइन इनवर्स, 4 में से 1 गया 3, 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। अब जब मैंने 1 रखा, 1 यहाँ पे रखूंगा तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और ये 0 सारे को 0 कर देगा, तो ये पहला 0 हो गया प्लस। अब जब मैं इसमें रखूंगा 1 तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स में 0 जो होगा वो साइन 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये सारे को 0 कर देगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, बहुत आसान पड़ गया। ये हो गया 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 और मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है पाई/2 की, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई/2 लिखूंगा मैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, पाई/2 बन जाएगा। अब 2 दूनी ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 9 पाई, और ये क्षेत्रफल है इसलिए ये आ जाएगा वर्ग इकाई में। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस डायग्राम में इस क्वेश्चन में कोशिश करना बच्चों डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि आपको डायग्राम से ही क्वेश्चन हल होगा। डायग्राम बनाओगे तो और क्वेश्चन पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घ क्वेश्चन बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले में से निकाली गई है। यानी एक लाल निकल गई, अब पहले थैले में से निकली, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, यानी ये आपकी बेस थ्योरम आ गई है ना, बेस पर में आ गई। तो बेस पर में का आपको क्वेश्चन करना है ये। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 घटनाएं सबसे पहले मानेंगे। माना घटनाएं, माना घटनाएं, पहली घटना ए, यानी ए घटना हम मानते हैं कि पहला थैला चुना जाना, पहला थैला चुना जाना, ये पहली घटना हो गई। अब दूसरी घटना मानते हैं दूसरा थैला चुना जाना, दूसरा थैला चुना जाना। अब एक घटना हम मानते हैं ई, वो क्या मानते हैं कि निकाली गई गेंद लाल हो, निकाली गई गेंद लाल है, ये घटना है। ठीक है ना, अब देखिए, अब जिस डायग्राम से मैं आपको बेस थ्योरम समझाऊंगा इससे बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। देखिए हमारे पास 2 थैले हैं, मान लीजिए एक थैला ये है, एक थैला ये है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। अब थैले ए में 4 तो रेड बॉल हैं और 4 ही ब्लैक बॉल हैं, दूसरे थैले में 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब यहां से आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाइए। ठीक है, अब देखिए P ऑफ ए को, P ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ती है, P ऑफ बी की भी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे P ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ए मतलब पहला थैला चुना जाना। 2 थैले हैं आपके पास, 2 थैले में से पहले थैले को चुने जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 2 तो थैले ही हैं और उसमें से एक थैला चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और P ऑफ बी में भी ऐसा ही होगा, है ना, 1/2, क्योंकि 2 थैले ही हैं। अब दूसरा थैला चुने जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। ठीक है, समझे बात। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहला थैला चुन लिया, है ना, पहला थैला चुन लिया। अब उसमें से लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है वो देखो।
पहला थैला मैंने चुन लिया, लाल गेंद इसमें से निकले उसकी क्या प्रायिकता है, कितनी प्रायिकता है, 4 रेड गेंद है इसमें, यानी 4 बटे टोटल कितनी है 8, यानी 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने ब्लैक जो दूसरा बी थैला है उसको मैंने चुन लिया, मतलब दूसरा थैला चुन लिया बी घटना में, तो दूसरा थैला चुन लिया इसका मतलब बी आ गया। अब उसमें से रेड बॉल निकले उसकी क्या प्रायिकता है, क्योंकि ई तो निकाली गई गेंद लाल है ना, तो लाल गेंद निकलने की इसमें से क्या प्रायिकता है 2/8 यानी 1/4। और आपको निकालना क्या है, आपको जो निकालना है वो ये है कि रेड बॉल आपकी निकल चुकी है ना, जब देखो उसने क्या कहा था उसमें से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल है, यानी लाल गेंद निकल चुकी, और प्रायिकता किसकी निकालनी है कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकली है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। पहले थैला कौन सा है ए घटना में, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बेस पर में लगाएंगे, ठीक है। अब हम कहेंगे बेस पर में से, बेस पर में से, बेस पर में ये कहती है कि P ऑफ A अपॉन E इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये इंटू ये, क्योंकि उसने पहले थैले से पूछा है तो ऊपर पहले थैले वाले की ही आएगी, यानी P ऑफ A मल्टीप्लाई बाई P ऑफ E अपॉन A, ये मल्टीप्लाई ये अपॉन ये सेम लिखो P ऑफ A मल्टीप्लाई बाई P ऑफ A E अपॉन A, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस, बीच में प्लस लगाओ, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब नीचे कुल प्रायिकता लिखनी है हमें, कुल प्रायिकता, तो कुल प्रायिकता इससे निकलेगी P ऑफ E ओवर B, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये फॉर्मूला समझे होंगे, ये बेस पर में का फॉर्मूला है। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे, तो P ऑफ A की वैल्यू 1/2 है जैसा कि ये दिख रही है, P ऑफ E अपॉन A की वैल्यू 1/2 है, ये भी मैंने यहाँ पे रख दी, अपॉन P इसकी तो वैल्यू सेम ही है ये दोनों, प्लस P ऑफ B की भी वैल्यू 1/2 है, P ऑफ E ओवर B की वैल्यू है 1/4। अब अगर देखा जाए ऊपर भी 1/2 है और नीचे भी दोनों में 1/2 है, या ऐसा करो कि 1/4 ऊपर भी है 1/4 और नीचे भी दोनों में 1/4 है, 1/4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ही कम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/3/2, इसको सही करके लिखो तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये आपकी बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। और देखिए बहुत आसानी से अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आप फॉर्मूले में भी भूलेंगे नहीं कि मुझे कोई वैल्यू छूट तो नहीं गई, आपको डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ये नीचे लिखना है। अगर वो पहले थैले से पूछ रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, अगर वो दूसरे थैले से पूछ रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, बस बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन इसका अंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। कहाँ पे कराया ये हमने आपको, 324 BC कोड में, ये आपका 5वें का लास्ट ही क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा प्लीज़ बच्चों, ये आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे करा रखा है और वीडियो बनाने में फिर टाइम लगता है ना, उसको एडिट करने में भी फिर टाइम लगता है, इससे थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। जब हमने एक बार कर रखा है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से प्लेलिस्ट ढूंढ करके आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट ढूंढ करके वीडियो मिल जाएगी और उसमें से आप इसको ईजिली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अगर ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वें का क्या क्वेश्चन, ये भी करा रखा है, ये भी आ रखा है पहले ही, तो ये हमने आपको पहले ही करा रखे हैं। 7वें का क्या, ये आपको 324 BC कोड में ही मिल जाएगा बच्चों, ये आपको 7वें का क्या है वहाँ पर, ठीक है ना, 7वें का क्या। और फिर ख पार्ट देखिए, ये है आपका 324 FG में, FG कोड में है ये कौन सा है, 9वें का क्या पार्ट, यानी लास्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा 324 FG की। अब चलते हैं 8वें के क्या क्वेश्चन पर बच्चों। क्या क्वेश्चन आपका यह है, निम्नलिखित में से एक खंडों को हल कीजिए, एक खंड को हल करना है, बाकी हम तो दोनों ही करेंगे। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी का इन्वर्स पूछ रहा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ए और बी की मल्टीप्लाई कैसे होगी, आप ए मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1, ठीक है, ये आ गई आपकी ए मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये आ गया 3 -15 और 5, ये हो जाएगा -1 6 -2, ये हो जाएगा 1 -5 और 2। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे और एक पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, और सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना, इस तरह करके। तो पहली रो की जब पहले कॉलम में करेंगे 3 एकम 3 और 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और ये 0, तो ये पहला एलिमेंट आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस वाली कॉलम की इस कॉलम में करते हैं, -15 आ जाएगा और -6 आ जाएगा, -21 हो गए और ये 0, तो ये आ जाएगा -21। ऐसे ही
पहली रो की तीसरे कॉलम में करते हैं। 5 एकम 5 और -2 -1 तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 5 और 2 ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तीसरा तो 0 है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रो की तीनों कॉलम में करेंगे अलग अलग 3 एलिमेंट ये बनेंगे, फिर तीसरी कॉलम की तीनों कॉलम में करेंगे 3 एलिमेंट इसके बनेंगे। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ये 1 आएगा, ये -2 आएगा, ये 0 आएगा, ये -5 आएगा, ये 25 आएगा, ये -8 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपकी एक मैट्रिक्स आई ए बी। अब इसका इन्वर्स आपको निकालना है, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए बी का परिमाण निकालना पड़ेगा, परिमाण नहीं सारणिक निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, पहले आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेना। मैं तो ये कहूँगा कि इस वाली कॉलम के सापेक्ष या इस वाली रो के सापेक्ष आप इसका प्रसार करना, सारणिक का, इसका सारणिक बना के उसका प्रसार करना। तो इसका प्रसार करोगे, प्रसार करना तो आपको आता ही होगा, है ना। कैसे करेंगे देखिए, 7 गुना, पहले हम C1 के C3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो 7 गुना, सबसे पहले एलिमेंट उठाया, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, ये जो 4 बचे इनका सारणिक सॉल्व करो। 25 एकम 25 और माइनस फॉर्मूले का, और 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 25 माइनस 10 यह आएगा आपका 15। ठीक है, फिर माइनस, दूसरे में माइनस आता है, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है ना, सारा जीरो हो जाएगा। फिर प्लस, चूंकि -8 है इसलिए +8 हो जाएगा, ये सॉरी प्लस लगता है, -8 हो जाएगा। अब 8 की कॉलम और 8 का रो छोड़ दो, -4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आता है बीच में, तो -8 और माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 और 8 हो जाए 21, ये 21 में से 8 घटेंगे, है ना, -8 है ना और प्लस 21 है, तो 21 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से 13 बच गए। तो जब इसको हम सॉल्व करा, ये आया हमारा 15 7 105 और 13 8 104 और इसमें से घट के ये 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए बी का व्युत्क्रम, ए बी के व्युत्क्रम का अस्तित्व है ना, ए बी के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाता तो इसका अस्तित्व नहीं था, फिर इसका इन्वर्स हम निकाल नहीं सकते थे। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना होगा, ए बी के सहगुणनखंड निकालने होंगे। जो ए बी मैट्रिक्स है हमारी, उसके ए बी के सहगुणनखंड निकालने होंगे, सारे सहगुणनखंडों के लिए। तो बच्चों सहगुणनखंड अगर आपको देखने हैं किस तरीके से निकलते हैं, तो आप मेरी कोई पिछली वीडियो देख लीजिए, ये पिछले पेपर की, उसमें इन्वर्स निकाल रखा है, तो वहाँ भी सहगुणनखंड निकाले होंगे, तो उससे आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 324 AX कोड देखना 2023 का, उसमें जो भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है उसमें देख लेना, पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। मान लीजिए सहखंडों से बना आव्यूह, अब सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से जो बना आव्यूह होता है, सहखंडों से बना आव्यूह, उसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे C मान लिया उसको, तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह आएगा आपका 16 8 15 7 3 5 14 7 और ये आएगा 13। ठीक है, यहाँ से फिर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट जो होता है आपका, वो इस जो ये आव्यूह बनी है, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है, यानी इसकी रो को कॉलम में बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल दो 7 3 5, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल दो 14 7 13। ठीक है ना, ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट के बाद आपको ए इनवर्स निकालना है सीधा, तो ए बी का इनवर्स निकलेगा। ए बी का इनवर्स मतलब 1 ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बच्चों 1 ए बी, तो हमारा ए बी का डिटर्मिनेंट तो 1 ही आया था, ऊपर अगर हम देखें 1 ही आया था, तो यहाँ पे तो 1 ही रखेंगे, और एडजॉइंट है आपका यही था आपका, है ना, 16 7 14 8 3 7 और 15 5 13। ठीक है ना, तो आपकी यही इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें का जो ये 6 क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और ये इनको आगे पीछे करके दे देता है एक क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस है, ये मैंने कहाँ कराया, ये तो क्वेश्चन ही आपका सेम है बिल्कुल, 324 AY कोड में ये मैंने आपको करा रखा है, वहाँ ये 7वें का 6 पार्ट है। ठीक है ना, इसको वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों 9वें का क्या पार्ट, ये क्या कहता है आपका, कह रहा है कि अवकलन कीजिए y बराबर 10x की होल पावर आपका है कोट x प्लस साइन x की होल पावर आपका है कोस x। ठीक है ना, देखिए जब भी इस तरीके का अवकलन हो, जहाँ पर अवकलन करना हो, जहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो वहाँ आप डायरेक्ट कभी मत करना। ठीक है ना,
वहाँ डायरेक्ट होगा भी नहीं, log x log लेकर के होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग टर्म में मानेंगे। पहले तो हम इसको मानेंगे y बराबर u प्लस वी, ठीक है ना, यहाँ के कह देंगे माना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका जब मैं अवकलन करूँगा dwr2x इस वाली लाइन का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसको मान लेना इक्वेशन 1। और यहाँ पर जो ये हमने माना था y बराबर u प्लस वी, तो u तो ये है आपका और v आपका ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ u बराबर आपका है tan x की पावर कोट x और v बराबर है आपका sin x की पावर cos x, ठीक है ना। बारी बारी लेके चलेंगे, एक बार इसको ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों तरफ log लेने पर ये हो जाएगा log tan x की पावर, ये हो जाएगा आपका cot x, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये log u और ये हो जाएगा आपका tan cot x, तो आगे आ जाएगा cot x और ये हो जाएगा log tan x, ठीक है ना, log tan x। log m की पावर n, n आगे आ जाता है और log n रह जाता है, जैसे आप ये जानते होंगे फॉर्मूला, ये होता है n log m, ठीक है ना। इसका हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इसका अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका dwr2x, यह हो जाएगा log u का 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log tan x का होगा 1 अपॉन tan x और tan x का करेंगे दोबारा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर प्लस लगाएंगे log tan x यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब फर्स्ट का करेंगे, कोट x का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x, है ना, यही होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा du अपॉन dx, ये जो u है इसको भी मैं इधर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा u, यहाँ पे आएगा ये कोट x है, ये tan x है, इसको भी ले जा करके ऊपर ये कोट x ही बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर x, है ना। और यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, तो इसको मैं सेक स्क्वायर x लिख देता हूँ, और प्लस में आ जाएगा आपके, बल्कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका log tan x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख के रखते हैं, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा और। चलो u की वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू क्या थी, tan x की पावर कोट x, तो इसको रखते हैं tan x की पावर कोट x। अब देखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, और ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x log tan x, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कट जाएगा, ये tan x की पावर हो गया कोट x, है ना, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाता है कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन ही ले लो ना कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे log tan x, ठीक है, log tan x, तो ये हो जाएगा आपका u का du अपॉन dx, ठीक है ना। इसको बना लो आप सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको अलग से लेके चलो, v बराबर साइन x की पावर कोस x, अब v बराबर साइन x होल पावर कोस x, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं, ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा cos x log sin x, ठीक है बच्चों, आप एक एक स्टेप इसको लिखना। अब इसमें हम क्या करेंगे dwr2x करेंगे, log v का हो जाएगा 1 अपॉन वी dv अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन cos x जू का तू, log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x का दोबारा करेंगे वो हो जाएगा cos x, फिर प्लस लगाएंगे log sin x एज इट इज, अब फर्स्ट फंक्शन cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x मल्टीप्लाई बाई कोट x, कोस अपॉन साइन कोट बन जाता है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आपका sin x और मल्टीप्लाई में log sin x, ठीक है ना। और ये जो 1 अपॉन वी था, इस v को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में v, ठीक है ना, बराबर में, तो इसकी वैल्यू रख देंगे dv अपॉन dx, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपकी है sin x की पावर cos x, तो इसको रख दो sin x की होल पावर, ये आ जाएगा cos x, और ये हो जाएगा आपका cos x मल्टीप्लाई बाई कोट x माइनस ये हो जाएगा आपका sin x और log sin x, ठीक है ना बच्चों। अब ये बन गया आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए ये जो du अपॉन dx की वैल्यू आई है ना,
और ये जो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई, इन दोनों को उठा करके समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स की जगह डी वी अपॉन डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, समीकरण 1, 2 व 3 से, तो आपका ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे पहले, आएगी 10x होल पावर कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस लॉग 10x लॉग 10x, ठीक है ना, ये पहली वाली। फिर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स होल पावर कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है प्लस ये आपकी डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है और ये पूरा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ख क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक फलन है एफ एक्स बराबर 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 इंटू एक्स प्लस 11। इसके लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वह वर्तमान और ह्रास मान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका dw/2x यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा f डैश x। 3/10 कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दिया, 3/10 x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3, ठीक है ना, 4 आगे x की पावर में से 1 घट जाएगा, माइनस 4/5 बाहर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा 36/5, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी सबके अपॉन में 5 है तो 1/5 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6 एक्स क्यूब, बल्कि चलो 6 एक्स क्यूब हो गया, माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6x है, बटे में 5 नहीं है, लेकिन मैंने नीचे से 5 भी कॉमन ले लिया तो 5 की मल्टीप्लाइज में हो जाएगी, 6 पंजे 30x हो गया और प्लस में 36 हो गया। सब में 6 भी है ऊपर तो मैं 6/5 6 भी कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 पंजे 30 एक्स प्लस 6 चंग 36, ठीक है ना। तो यानी आपका एफ डैश एक्स ये आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स में अगर आप और कुछ कर सकते हो तो वो भी करो। 6/5 अगर मैं देखूं इस इक्वेशन के फैक्टर करना चाहूं तो क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, जी बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इसमें x बराबर 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस इसमें भी 1 रख दूंगा, यहाँ भी 1 रख दूंगा, तो ये 5 और 2 7 हो जाएंगे माइनस के, और 6 और 1 7 हो जाएंगे, यानी x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, इस तरीके से है ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप डिवाइड कर लो x माइनस 1 से। अब देखो क्या आंसर आएगा, आपको एक्स क्यूब लाना है, आपके पास एक्स स्क्वायर है तो x है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की x में करी तब एक्स क्यूब आया, अब एक्स स्क्वायर की -1 में भी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो एक्स स्क्वायर में भी कर दो। अब इसको घटाना पड़ता है तो ये घटा दिया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो कट गया है ना, क्या बचा -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा। जो ये 2 बच रहे थे इनको आप इससे लिख लो 5x प्लस के 6। अब माइनस के एक्स स्क्वायर लाना है, x आपके पास पहले से है तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई -1 में भी करनी पड़ेगी तो प्लस के x आ जाएगा, ओवर इसको हम माइनस कर देते हैं, नीचे के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर खत्म, -5 माइनस एक्स माइनस 6x और प्लस में आ गया 6, ठीक है। अब देखिए आगे आपको -6x लाना है, x पहले से है तो -6 से कर दो, -6x आ जाएगा, -6 की -1 में करेंगे +6 आ जाएगा, घटाने पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड करके आपका ये आ गया। तो मैं यहाँ x माइनस 1 के मल्टीप्लाई में ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है आप इसको फैक्टर करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके भी अपने आप में फैक्टर हो जाएंगे, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है इसके फैक्टर भी आप कर सकते हैं, है ना, कैसे, 6 ही कम 6, अब 3 दूनी 6 भी होते हैं, 3 में से 2 गया 1 भी बचता है,
तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -3 - 2 मल्टीप्लाई एक्स -6 एक्स स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस 2x -6 एक्स कॉमन x -3 प्लस 2 कॉमन x -3, ये तो आपको आते ही होंगे x -3 और x + 2, ठीक है ना। दो फैक्टर और हो गए, यानी अब मैं इस f' को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/5 x - 1 x -3 x + 2, ये आपके फैक्टर आ गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें इसको 0 रखना पड़ता है, वर्धमान और ह्रासमान के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, f' को 0 रखना पड़ता है। तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये आएगा 6/5 मल्टीप्लाई x - 1 x -3 x + 2 इक्वल्स टू 0। तो जब 6/5 तो 0 में चले जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बारी बारी एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, एक बार 0 इसको रखेंगे, तो x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी निकल के, 1 आएगी, 3 आएगी और -2 आएगी, है ना। तो यानी x की ये 3 वैल्यू आई। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ की और उन पे इन नंबर को बिठाइए, -2 यहाँ बिठा दिया, 1 यहाँ पे बिठा दिया, 3 यहाँ पे बिठा दिया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी निगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले सबसे राइट वाले पे आप पॉजिटिव लगा दीजिए, ठीक है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इनकी पावर में ऑड पावर है इनकी और x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है ना। चाहे आप 3 से बड़ी वैल्यू लेकर के देखिए, 3 से बड़ी वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो और यहाँ पे रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो जब मैं यहाँ से 4 लूंगा तो 4 में से एक गया 3, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, 4 में से 3 गया 1, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और 4 + 2 6, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सारा ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अब 1 और 3 के बीच में से कोई वैल्यू उठाओ और बारी बारी ऐसी रख करके देखो, या तो ऐसे करो या डायरेक्ट कर लो। अगर आपका एक पॉजिटिव आ गया और इन सब की पावर एक एक ही है ना, तो बस इनको आप बारी बारी चेंज करते जाओ, प्लस से माइनस में जाओ, माइनस से फिर प्लस में जाओ, फिर प्लस से फिर माइनस में जाओ, इस तरीके से चेंज करते चले जाओ, ठीक है ना। अब आपको ये मिल गया, प्लस का मतलब वर्धमान है और माइनस का मतलब ह्रासमान है, ठीक है ना। अब आप एक टेबल बनाओ, यहाँ पर एक टेबल बनाओ और इसमें लिखो आप यहाँ पे अंतराल, अंतराल यहाँ पे लिखो f' का चिन्ह, f' का चिन्ह, और यहाँ पे लिखो fx की प्रकृति, fx की प्रकृति, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनको अंतराल को बनाओ, देखो पहला अंतराल आपका क्या है, -∞ से -2, तो -∞ से -2, दूसरा अंतराल -2 से 1, -2 से 1, तीसरा अंतराल 1 से 3, तो 1 से 3, चौथा अंतराल 3 से ∞, तो 3 से ∞ आ गया, ठीक है। सॉरी, देखिए 3 से ∞ आ गया, ठीक है। अब इन सबको आप यहाँ पे टेबल बना करके बंद कर दीजिए। अब देखिए, -∞ से -2 में f' का चिन्ह, जो ये हमने चिन्ह लगाए ना, ये f' के ही हैं, तो f' का चिन्ह -2 ∞ से -2 में निगेटिव है, तो हम यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे, ठीक है। -2 से -1 में निगेटिव क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख देंगे। आप ऋणात्मक और धनात्मक भी लिख सकते हैं, ये भी 1 से 3 में फिर ऋणात्मक है तो निगेटिव लिख दो, और इसमें ये धनात्मक है तो पॉजिटिव लिख दो। जिसमें ऋणात्मक है उसमें ह्रासमान होगा, यानी फलन घट रहा है ना, और जिसमें पॉजिटिव है उसमें फलन वर्धमान होगा, ठीक है। ये वर्धमान, ये भी ह्रासमान और ये भी वर्धमान, ठीक है। अब देखिए किस किस में वर्धमान है, पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि वर्धमान के लिए बताओ, तो वर्धमान किस में होगा, फलन अंतराल, एक तो वर्धमान ये वाला है यानी -2, 1 यूनियन लगा लो, दूसरा वर्धमान वो 3 से ∞ में है यानी इन दोनों में, तो बीच में यूनियन लगा लो, में वर्धमान, तथा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में कहा था उसने ह्रासमान किस में है, तो फलन लिखो अंतराल, कौन कौन से अंतराल में, -∞ से -2 यूनियन, और एक है 1 से 3, 1 से 3 में ह्रासमान, ह्रासमान होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और इसी के साथ आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे सब कुछ, है ना। देखिए इस तरीके से हमने ये टेबल बनाई है और ये इस तरीके से है ना। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव का आपके खेल समझ में नहीं आया तो आप बारी बारी यहाँ से वैल्यू उठा करके इसमें रख सकते हैं और फिर अपना साइन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे हम क्या करते हैं, सबसे राइट मोस्ट में हम पॉजिटिव रख लेते हैं, और 3 जैसे कि 3 वैल्यू आई, अब 3 वाले फैक्टर के पास जाओ, उसकी पावर देखो यहाँ पे क्या है।
अगर यहाँ पे पावर ऑड हुई, यानी अगर विषम हुई, ऑड हुई, तो हम क्या लगाएंगे, हम साइन चेंज करेंगे, साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और अगर इवन हुई तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, नो चेंज। तो अगर इवन हुई, अब देखिए पावर क्या थी, 3 वाले फैक्टर की पावर जाओ, उसकी पावर देखो ऑड है, ऑड का मतलब चेंज होगा, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। अब 1 किस फैक्टर से मिला था, 1 इस फैक्टर से मिला था, इसकी पावर ऑड है, फिर चेंज होगा, तो ये माइनस चला जाएगा प्लस में। अब -2 के पास जाओ, -2 इससे मिला था, इसकी पावर क्या है 1, ये भी ऑड है, ऑड का मतलब चेंज, तो ये भी दोबारा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से चेंज करते हैं, नहीं तो आप वैल्यू उठा उठा करके पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके समझ गए होंगे बच्चों, और ये पूरा पेपर आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड को लेकर। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में या ईमेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।